एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है मिसलेनियस। ठीक है। और गाइस, कहीं ना कहीं ये हमारा OSSWC रूल का लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है। और इसमें ज़्यादा मतलब वैसा कुछ है नहीं हार्ड, तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सारा अगर वीडियो देखा हो तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में पहले हैं हम जो अभी तक सारा चैप्टर कवर अप करके आ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू इसमें दिया हुआ है। ठीक है। कि ओवरव्यू क्या है इस पूरे चैप्टर का, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 14। तो इसमें लिखा हुआ है कि चैप्टर 14 कंटेन करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूरल एंड प्रोस्पेक्टिव रूल कंसर्निंग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इंक्रीमेंटल वेजेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ केमिकल कैपेसिटीज अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, जो भी आपका प्रोसेस है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और जो भी आपका प्रोटेक्शन रूल बनाया गया है हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, कि एक तरह से शिकायत। ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब होता है आपका शिकायत। ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमारा रूल नंबर 184 स्टार्ट होता है, जो कि है हमारा इसका पहला रूल चैप्टर 14 का। क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है। इसका हिंदी होता है अनुबंध श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को हिंदी मतलब पढ़ना होगा तो इसका PDF नीचे अटैच हम कर दिए हैं, आप लोग यहाँ से भी इसको मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश में कवर अप करते हैं इसको। तो इसमें हम लोग को पहला चीज क्या है? टॉपिक। सब टॉपिक एक तरह से बोल सकते हैं कि सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस, इसका मतलब होता है शिकायत जमा करना। ठीक है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है ना, कैन सबमिट ग्रीवेंस। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करने वाला लेबर, वो क्या कर सकता है? सबमिट कर सकता है शिकायत, मतलब कि वो जमा कर सकता है शिकायत। किसको जमा कर सकता है? तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कर सकता है। और किस किस चीज के रिगार्डिंग में कर सकता है? तो सबसे पहले वो अपना हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या वर्किंग कंडीशन के बारे में, या फिर वेजेस के लिए। ठीक है। और ये शिकायत वो डायरेक्टली जमा कर सकता है किसको? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। तो सबसे पहला हमारा इसमें यही है कि सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस। ठीक है। कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा वो आपका शिकायत जमा कर सकता है हेल्थ, वर्किंग या कंडीशन, या फिर वेजेस को लेके, मतलब कि जो भी आपका मंथली वेजेस मतलब पैसा आता है उसको लेके किसको? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी का मतलब होता है आपका समिति का गठन। तो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट कंस्टिट्यूट अ ग्रीवेंस कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन। ठीक है। जो भी आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा ना, वो क्या करेगा? आपका एक शिकायत कमेटी बनाएगा। ठीक है। जो कि आपका सारा शिकायत को मतलब कि दर्ज करेगा एक तरह से। तो शिकायत कमेटी जो जो भी होगा उसमें आपका कौन कौन होगा? तो एक चेयरमैन, मतलब एक चेयरमैन होगा उसका। ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मुखिया होगा। दूसरा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। और बाकी उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि दोनों पक्ष के होंगे, एक तरफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से भी होंगे और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी होंगे। ठीक है। तो इसमें दो पर्सन होंगे, याद रखना है। एक चेयरमैन होगा और दूसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का और कॉन्ट्रैक्टर का। और एक चीज गाइस, जो भी चेयरमैन होगा वो कौन होगा? तो उसको ऑथराइज करेगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो भी आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब मेन जो काम देने वाला मुखिया एक तरह से बोल सकते हैं वो होगा, वही आपका ऑथराइज करेगा, मतलब कि वही सेलेक्ट करेगा कि चेयरमैन कौन बनेगा। ठीक है। इस कमेटी का। तो इसमें वही दिया हुआ है दूसरा पॉइंट में। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, जो कि है आपका डिस्पोजल टाइमलाइन। ठीक है। डिस्पोजल टाइमलाइन इसका मतलब होता है निपटान की समय सीमा। अगर कोई भी शिकायत दिया गया है कमेटी में तो उसका एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल भी तो दिया जाएगा ना, कि हाँ इतना टाइम पे वो शिकायत को कंप्लीट मतलब सुना जाए और उसका निवारण निकाला जाए कि क्या उसका निष्कर्ष निकल रहा है एक तरह से। तो लिखा हुआ है द कमिटी इज स्टेटली रिक्वायर्ड टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ द ग्रीवेंस विद इन 13 डेज। ठीक है। तो जो भी आपका कमेटी होगा वो आपका इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि वो हियर करेगा, मतलब सुनेगा और डिस्पोज करेगा, मतलब कि उसका फैसला सुनाएगा विद इन 13 डेज, मतलब 30 दिनों के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, कि जो भी आपका कमेटी होगा एक तरह से वो कमेटी
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा बनाया जाएगा, तो उसको कितने दिनों के अंदर वो आपका मतलब डिस्पोज कर देगा, मतलब फैसला सुना देगा। ठीक है, तो ये याद रखना, विद इन 13 डेज, मतलब 30 दिनों के अंदर वो सारा सुनवाई को सुनेगा और उसका फैसला सुनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये याद रखिएगा, विद इन 13 डेज। ठीक है, आगे है आता है आपका एक्सेलेशन मैकेनिज्म। एक्सेलेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है आपका शिकायत को आगे बढ़ाना एक तरह से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द ग्रीवेंस रिमेन अनरिड्रेस आफ्टर 13 डेज, ठीक है, जो भी आपका शिकायत है अगर वो 30 दिनों के अंदर, मतलब 30 दिन तक भी अगर आपका मतलब प्रॉपर सुनवाई नहीं होता है, उसका फैसला नहीं होता है, तो जो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली, याद रखिएगा कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, मतलब कि इस जो भी आपका कंप्लेन है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, किसको, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। ठीक है, जुरिस्डिक्शन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। तो ये याद रखना है कि अगर 30 दिन के अंदर आपका कमेटी मैटर को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो फिर आपका वो मैटर आगे आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जुरिस्डिक्शनल इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। और ये कौन आपको फॉरवर्ड करेगा, तो ये जो भी आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वो करेगा। और किस फॉर्म में करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिकली करेगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज ये भी याद रखना है कि एक तो हो गया आपका 30 दिन के अंदर प्रॉपर उसका डिस्पोज कर देना है उस मैटर को, और नहीं अगर उसके इसमें डिस्पोज होता है तो वो फैसला आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास चला जाएगा। फिर आगे आगे आता है आपका स्टेचुरी रेजोल्यूशन। ठीक है, स्टेचुरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है अंतिम समाधान। तो क्या लिखा हुआ है, द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मस्ट इंक्वायर इनटू द मैटर एंड इंश्योर द फाइनल resolution of the grievance within the maximum period of 16 days from it received। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर होगा उसके पास फाइनल, मतलब कि वो फाइनल मैटर जो भी होगा, मतलब कि फाइनल फैसला जो भी होगा वही सुनाएगा, और इंश्योर करेगा कि वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 60 दिन के अंदर इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दे एक तरह से। ठीक है, जो भी आपका कंप्लेन होगा कॉन्ट्रैक्टर लेबर के द्वारा, उसको 60 दिनों के अंदर वो कंप्लेन को सॉर्ट आउट कर दे, और उसका मतलब रिसिप्ट के डेट से। ठीक है, जैसे कि आज आपका 12 तारीख है, ठीक है, तो 12 तारीख से लेके 60 दिनों के अंदर, मतलब कि 2 महीने के अंदर एक तरह से कह सकते हैं, वो उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं, 2 महीनों के अंदर वो रिसिप्ट से, जबकि उसको कंप्लेन मिला उसे रिसिप्ट से 2 महीनों के अंदर उसको वो सॉर्ट आउट कर दे एक तरह से। ठीक है, तो इसमें बस वही है 184 में। आइए उस पीडीएफ में भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए 184 में भी, इसमें भी साफ साफ वैसे लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर में सबमिट ग्रीवेंस। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा वो क्या करेगा, सबमिट करेगा ग्रीवेंस को, मतलब कि शिकायत को, रिलेटेड किसे, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन एंड वेजेस को लेके किसको करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करेगा। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस मैटर को देखेगा और आगे इसमें फैसला सुनाएगा। ठीक है, द कमिटी सेल कंसिस्टेड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो भी कमेटी होगा उसका गठन कौन करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेगा। ठीक है, और उसको स्टेबलाइज किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए, और कमेटी का कॉम्प्रोमाइज करेगा चेयरमैन, मतलब कि उसको सिलेक्शन भी कौन करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही करेगा कि चेयरमैन कौन होगा उसका। और हु शेल बी ऑथराइज टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वही जो चेयरमैन होगा वो आपका क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। ठीक है, एंड शेल हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, वही एक तरह से कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का और कॉन्ट्रैक्टर का। मतलब मैंने आपको बताया कि उसमें टोटल कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे। ठीक है, एक होगा आपका चेयरमैन होगा, ठीक है, दूसरा आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और तीसरा आपका कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो याद रखिएगा कि जो भी कमेटी बनेगा उसमें टोटल मेंबर कितने होंगे, 3 होंगे। और कमेटी आपका कितने दिनों के अंदर फैसला सुनाएगी, 30 दिनों के अंदर। अगर वो 30 दिनों के अंदर फैसला नहीं सुनाती है तो उस केस में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड हो जाएगा आपका किसके पास, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाने के बाद वो आपका जो भी है 60 दिनों के अंदर, नॉट एक्सीडिंग 60 दिन, मतलब 60 दिनों के अंदर वो इसका फैसला सुनाएगा, जो भी रिसिप्ट में आपका डेट आएगा उसके। ठीक है, तो आपका 184 में बस यही दिया हुआ है। अब आते हैं हम अपना 185 में। आई थिंक आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड। अब देखिए 185 में क्या लिखा हुआ है, एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रेगुलर वर्कर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है ठेकेदार के नियमित श्रमिक का वार्षिक वेतन वृद्धि। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, मतलब कि ठेकेदार होगा,
उसके अंदर जो रेगुलर वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, ठेकेदार के अंदर जो रेगुलर वर्कर काम कर रहे हैं उसके लिए है ये, बाकी सब वर्करों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि टोटल वर्कर पे लागू होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करने वाले वर्कर है उनके लिए है। तो क्या लिखा हुआ है कि अप्लाइज टू वर्कर हु आर रेगुलरली एम्प्लॉय बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। देखिए मैंने इसमें कहा ना आपको कि ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है। फॉर एनी एक्टिविटी वेयर एम्प्लॉयमेंट इज गवर्न बाय म्यूचुअल एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ठीक है। देखिए जो भी आपका ठेकेदार के द्वारा मजदूर काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि वो एक कंडीशन के बेसिस पे काम करते हैं कि ठेकेदार उनको जितना भी पैसा देगा उनको उतना ही पैसा में काम करना है, ठीक है। और दूसरा कि वो जितना टाइम तक काम करवाना चाहेगा ठेकेदार, वो अगर चाहेगा कि हम 4 घंटा ही अपना मजदूर से काम करवाएं तो 4 घंटा। तो एक तरह से म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होता है दोनों के बीच में, ठेकेदार के बीच में और जो भी आपका लेबर होते हैं या वर्कर होते हैं एक तरह से उनके बीच में। तो वही बोल रहा है कि इसका एप्लीकेबिलिटी क्या होगा कि ये अप्लाई होगा वर्कर के लिए जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे काम करेंगे, और वो दोनों उनके बीच में म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगा एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को लेके, ठीक है। अब आता है मैंडेटरी इंक्रीमेंट। मैंडेटरी इंक्रीमेंट का मतलब होता है आपका अनिवार्य वेतन वृद्धि, ठीक है। जो भी आपका वेतन मिलेगा उसको बढ़ाना, मतलब कि उसको आगे बढ़ना अनिवार्य होगा, उस चीज़ के रिगार्डिंग एक तरह से कह सकते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, टू इंश्योर दैट सच रेगुलर वर्कर रिसीव ऑन एनुअल वेजेस इंक्रीमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2% ऑफ देयर करेंट वेजेस। लिखा हुआ है कि जो भी आपका रेगुलर वर्कर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के मतलब अंडर काम करते हैं उनको साल में कम से कम 2% से ज़्यादा, ठीक है, 2% से ज़्यादा उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए सैलरी में। जैसे कोई भी वर्कर है आपका 1 साल काम किया किसी अंडर के कॉन्ट्रैक्टर के अंदर और उसको मानिए 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगला साल भी उसको 100 रुपया नहीं, उसको 2% से उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए उसमें कह रहा है, ठीक है। तो एक तरह से उसको 103 रुपया अगला मतलब अगला महीना से स्टार्ट हो सकता है 1 साल के बाद। तो वही बोल रहा है कि नॉट लेस देन 2% ऑफ देयर करेंट वेजेस। तो ये आप याद रखिएगा कि जो भी आपका रेगुलर वर्कर होता है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर उसका इंक्रीमेंट नॉट लेस देन 2% होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसमें भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है 185 में। Annual increment of regular worker of a contractor. A worker who is regularly employed by a contractor for any activity or employment of such worker is governed by mutual accepted standard, ठीक है, of the condition of employment such we salary worker get an annual increment of not less than 2% of their wages। सेम चीज़ गाइस जो भी मैंने आपको बताया वही है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बेस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो भी होगा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके अंदर जो वर्कर आपके काम कर रहे होंगे उन वर्कर एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मतलब दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगा कंडीशन को लेकर एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। और वो वर्कर का जो भी एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो नॉट लेस देन 2% होगा देयर वेजेस का, सालाना एनुअल इंक्रीमेंट मतलब सालाना वृद्धि, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, छोटा मोटा चीज़ था, ठीक है। अब आते हैं हम अपना 186 में, ठीक है। 186 क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम सोर्स एंड क्वांटिटी ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम सोर्स अंडर एक्सप्लेनेशन ऑफ सब क्लोज 10 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 एंड सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अंडर क्लोज जेड बी सेड सबसेक्शन स्पेसिफिक जनरल जनरल गवर्नमेंट फ्रॉम इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें कुछ है नहीं, इसमें एक तरह से अगर सिंपल लाइन में समझे कि जो भी आपका इनकम फ्रॉम सोर्स है मतलब कि आपका सोर्स से जो भी इनकम हो रहा है या फिर क्वांटिटी ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस है कि कितना क्वांटिटी में हैजार्डस सब्सटेंस हो रहा है उसको लेके स्पेशल ऑर्डर एक इशू होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है टाइम टू टाइम में, सिंपल सा। और ये सब उसके अंडर में ही लिखा हुआ है कि किसके अंडर में आता है। जैसे इनकम फ्रॉम द सोर्स है वो आपका किसके अंदर आता है, क्लोज 10 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। और जो भी आपका क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है वो आपका क्लोज जेड बी के अंदर आता है, तो इसी को बोल रहा है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद खत्म हो गया ये चैप्टर। अब आते हैं बहुत सारे एनेक्सर है, एनेक्सर 1 2 3 कि क्या क्या एनेक्सर है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ आता है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एस डब्ल्यू सी रूल का टोटल हमने 14 चैप्टर कवर अप कर लिया। और अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं ओ एस एच डब्ल्यू सी कोड, ठीक है। ओ एस एच डब्ल्यू सी कोड 2020, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।